हमारे आज मंच पे महान नेता बिहार से चल करके जो आए हुए हैं श्री पप्पू यादव जी का पूरे जनता जनार्दन की ओर से, पूरे मरार प्रखंड वासियों की ओर से, पूरे गढ़वा विधानसभा क्षेत्र वासियों की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं चाहूंगा कि मंच पे जो हमारे भाई लोग भीड़ लगा करके कृपया आप लोग एक दूसरे भाई को जगह बनाते हुए दें। अच्छा दिलवा देंगे जाने। मैं चाहूंगा कि मंच को आप सबसे मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि मंच को खाली करें। बस बिना किसी विलंब के मैं चाहूंगा कि गढ़वा रंका विधानसभा के विकास पुरुष, जंगल के नेता, बुजुर्गों के साथी, हम सबों के साथी परमादरणीय श्री ठाकुर जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और मैं उसको मंच पर आमंत्रित करता हूं ठाकुर गढ़वा विधानसभा के मेलाल प्रखंड के पेस्का हाई स्कूल के मैदान में आयोजित इस चुनावी सभा में हमारे बीच उपस्थित जन जन के सेवक, मैं नेता नहीं कहूंगा, सेवक कहूंगा। नेता लोग ज्यादातर अपने क्षेत्र में ही सीमित रह जाते हैं और एक थोड़ा बैठ जाइए। नेता जो होते हैं वो सिर्फ अपने वोट का ख्याल रखते हैं और हमारे पप्पू भाई, अगर इनको पता चल जाए कि आज किसी का धुंधलुआ में 63 में किसी तरह का आपदा है, विपदा है, वो पता नहीं करेंगे कि कौन सा क्षेत्र है, वो सिर्फ रास्ता पूछेंगे कि कैसे पहुंचना है वहां। ये आप लोगों ने देखा है कि नहीं? कहीं बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोई आपदा हो, उसमें आपको कोई भले मुख्यमंत्री नहीं दिखेंगे, मंत्री नहीं दिखेंगे, वहां के स्थानीय नेता नहीं दिखेंगे, लेकिन जन जन के सेवक आपके पप्पू भैया जरूर वहां दिख जाएंगे। दिखते हैं कि नहीं? दिखते हैं कि नहीं? ओ बाढ़ आ जाए, चाहे कोई आपदा आ जाए, सबसे पहले पप्पू भैया राहत सामग्री लेके और वहां लोगों की जान माल बचाने के लिए, और ये नहीं देखते कि हमारा वहां पर कोई, हमारा क्षेत्र तो है नहीं। ये जन जन के सेवक हैं और आज पूर्णिया से एक निर्दलीय के रूप में जनता ने इन्हें लोकसभा में भेजने का काम किया है। ये जन सेवा का पुरस्कार है, जन सेवा का पुरस्कार के निर्दलीय के रूप में इन्हें, ऐसे तो लोग अनेकों बार सांसद रहे, आप सभी लोग इनके बारे में जानते हैं, इनकी धर्मपत्नी लगातार सांसद रही। इनका वो मकसद नहीं है, इनका मकसद है सेवा। और मैं आज से नहीं, मैं 1990-95 से मैं जानता हूं, जब पहली बार ये विधायक बने थे उस समय से मैं इन्हें जानता हूं। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग, मैं मंच पर बहुत सारे हमारे वरिष्ठ नेतागण उपस्थित हैं, बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। अभी पप्पू भाई को, पप्पू यादव जी को अभी भवनाथपुर में भी एक जनसभा को संबोधित करना है, क्योंकि हमें वैसे लोगों से बचना है जो इस झारखंड को लूटने का सपना देख रही है, झारखंड के हक, झारखंड की जनता को के हक अधिकार को लूटने का सपना देख रही है। एक एक सीट हम लोगों को जीतना है। इस बार आप लोग गढ़वा जीत रहे थे, अगली बार हम लोग भवनाथपुर, विश्रामपुर भी जीत रहे हैं, क्योंकि वैसे लोग जिनके मुंह में राम है, जिनके मुंह में राम है और बगल में छुरी है, उनका पेड़ अब क्या हुआ है? खुल गया है। वैसे लोग जनता की अदालत में नंगे हो गए हैं। अब उनका कोई सुनने वाला नहीं है। क्या चाहिए जनता को? और क्या चाहिए?
हक अधिकार, विकास, बिजली, पानी, रोड, स्कूल। दो लाइन में मैं खत्म करूंगा, 2 लाइन में, बस कुछ नहीं। आप लोग सभी जान रहे हैं पप्पू भाई का बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का भी सूचना आ गई है, वहां भी जाना है, होनालपुर में भी जाना है। मैं एक ही बात कहूंगा कि आने वाले 13 तारीख परसों दिन है, आज शाम में चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। और कल जो जहर उगल कर आपके बीच गए हैं, जो इनको आसाम की जनता ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है, मैं उन्हें चुनौती देता हूं, आज इस मंच से चुनौती देता हूं कि आसाम छोड़कर, आसाम की जनता को अनाथ छोड़कर, आसाम की जनता को अनाथ छोड़कर और आज झारखंड में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? कि झारखंड को लूटना है सरकार बना के और जनता को बांटना है जाति में, धर्म में, हिंदू मुसलमान में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आ जाओ और मुझसे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी इसी मंच पर आओ और मुझसे सनातन के विषय में बात कर लो। मैं बता दूंगा असली सनातनी कौन है और नकली कौन है। तुम नकली हो, मैं असली हूँ। और तुमने कहा कि गढ़देवी मंदिर में अपने माँ बाप का नाम लिखवा दिया बड़ा बड़ा और नीचे माता गढ़देवी का नाम। मैं कहता हूँ हम लोग के दिल में राम बसते हैं, दिल में माँ बसती है, दिल में माता विंध्यवासिनी बसती है गढ़देवी। और आपको ये नहीं याद दिलाया, आपको आपके लुटेरे जनप्रतिनिधि, भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधि, अलकतरा पीने वाला 10 साल तक जो 2 साल जेल में रहा और यहाँ आपका विधायक जी का 40 करोड़ रुपया खा गया, ये नहीं बताया। खाली बताया कि गढ़देवी, ये नहीं बताया कि तुम्हारा जो गांव है, घर है बाबा खोनानाथ मंदिर, वहाँ 20 करोड़ रुपया लगा के आपका विधायक, आपका भाई मिथिलेश ठाकुर वहाँ सौंदर्यीकरण कराया, वहाँ भगवान परशुराम की प्रतिमा लगवाई और तुम्हारे सीने पर बाबा खोना द्वार बनवाया। ये याद रखना चाहिए। विकास की बात जहाँ तक हो तो विकास में तुम एक पसंगा नहीं हो सकते हो। आज पप्पू जी का बहुत कार्यक्रम है, मैं हमेशा आपके बीच रहता हूँ। मैं तो सोचा था कि हेमंता बिस्वा शर्मा को आपके बीच नंगा करूंगा, लेकिन एक बात जरूर बताता हूँ कि 2029 भी नहीं आएगा, 2029 भी नहीं आएगा। उसके बहुत पहले जो केंद्र में बैठी तानाशाही सरकार है, जो देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, देश के संविधान को कमजोर कर रही है, वो सरकार अभी महाराज झारखंड का चुनाव होगा, उसके बाद वो सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी, वो सरकार जाने वाली है। और हमारी सरकार, भारतीयों की सरकार, संविधान के जो पुरोधा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा करने वाली सरकार, इस लोकतंत्र की रक्षा करने वाली सरकार आने वाली है। और सबसे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा जी को, जो शारदा घोटाला का जिसके ऊपर आरोप है, सबसे पहले जेल दिखाने का काम की सरकार करेगी। ये मैं इस बात से कहना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा। और बाद में आपको और बात बताऊंगा। अभी पप्पू भाई का बहुत कार्यक्रम है, यही करके अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जोहार। मैं चाहूंगा कि मंच की ओर से तेजी से आप लोग आज से शुरू कर दीजिए जी का स्वागत है। तो ये मंच खाली करिए। आगे में सिर्फ मंत्री जी को और इस कार्यक्रम के प्रतिनिधि को रखेंगे, बाकी सारे लोग जगह छोड़े, खाली कीजिए, थोड़ा सा आप लोग जगह बनाए। अब लू प्रतिनिधि जी का प्रोग्राम हो रहा है, आप लोग थोड़ा जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। और सबके पैर छू के प्रणाम करते हैं। परिवार वाला हो, हम अपने परिवार में आए हैं पानी सब भी और मेरा घर है 80 से हम इस इलाके में बहुत सारी संघर्ष के रास्ते देखे हैं। आपके सामने आपका बेटा है,
मैं पीछे जाइए ना, एकदम सामने आ जाए। बेटे की तरह ये आपसे आपको भगवान की तरह इज्जत करते हैं। सुरेंद्र बाबू, अब्दुल्ला साहब, हमारे मित्र कामेश्वर जी, जवाहर पासवान जी, वीरेंद्र बाबू, सूरज बाबू, संजय जी, कालीचरण जी, धनंजय जी, शांति देवी जी, कृष्णा यादव जी, पूरम तिवारी जी, शंभू चंद्रवंशी साहब, शंभू राम मुखिया जी, सुनील बाबू, दीपावली जी, प्रमुख साहब, मनोज पांडे जी, तनवीर साहब, मनोज जी, यासीन बाबू, नबी खान साहब, दशरथ जी, सुषमा मेहता जी, अन्य सभी जो भी मंच पे हमारे गठबंधन के नेता हैं, वो मेरे लिए बहुत ही अनुकरणीय है। मैं सबका, आप मेरे लिए ईश्वर तुल्य और देवतुल्य है। मेरे जो बुजुर्ग हैं भगवान के समान है। मैं देश के हर गरीब और हर आम आदमी को मैं भगवान मानता हूँ। जिंदगी में 80 से हमने जीवन की सेवा शुरू की और आज तक 7 बार सांसद रहा। आप ही ने हमें 5 बार आपने सांसद निर्दलीय बनाया। अब आप यहाँ पर माँ बहनें भी हैं, क्रांतिवीर, कर्मवीर, सभी छात्र विभाग साथी हैं। आप उम्मीद है इस देश की, विश्वास है आप में हम सपना देखना चाहते हैं। देखिए, मैं 2-3 बात कहने आया। पहली बार कहने आया हूँ नरेंद्र मोदी जी के बारे में। जिन लोगों के मन में, चाहे चौधरी हो, शाह हो, तलवार हो, नुनिया हो, चंद्रवंशी हो, कुम्हार हो, मेहता हो, कुर्मी हो, यादव हो, जो भी हो, मैं नरेंद्र में 7 बार एमपी में 6 बार रहा, 1 बार एमएलए रहा 89 से। भैया आप लोग हैं, भैया 89 से। मैं सिर्फ आपको कुछ बताऊंगा। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी इस देश के 11 साल। मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक इतिहास बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी 12 झूठ क्या क्या बोले, यानी यूथ को, पहला मैं यूथ के बारे में कहना चाहता हूं कि उन्होंने नौकरी का सवाल किया था कि चकमानी तक बिहार में नरेंद्र मोदी हूं, 2 करोड़ रोजगार में हर साल दूंगा। मैं पहले जादव छोड़ के अन्य पिछड़ी जाति से बात कर रहा हूं, ईबीसी से बात कर रहा हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का झगड़ा मुसलमानों से नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा। मुसलमान कितना है? 20 करोड़ और हम लोग हैं 123 करोड़। कभी मुसलमान आपसे 30 जन्म मिलता, 7 जन्म मिल जाएगा? बहुत क्लियर बता रहा। मेरी बात गौर से सुनो। आज तक मुसलमान कभी नहीं लड़ा किसी से। इनका मतलब है मुसलमान को नफरत के बीच में खड़ा है। ये नहीं कर सकते। जमात के बारे में कोरोना ने जो बात कही थी, मेरा एक ट्वीट आता है। मैं जो सदन में बोलता हूं वर्ल्ड के 5 बार रिवार्डेड एमपी। मैं दुनिया में कभी किसी पीएम सीएम को कुछ नहीं बोला, मैं वो समझू नहीं। ये लोग जितना हम बांटते हैं उतना ही लोग लूटता है। जितना ही लोग लुटा होगा उतना तो हम बांट दें। तो इनको हम क्या समझे? आपको बताइए। ये जात पात हिंदू मुसलमान करता है और हम इंसान को किसी भी जात के भगवान है। हमने कभी जात पात नहीं। नरेंद्र मोदी जी, आप हमको एक बात बताइए। दूसरी बात आप हमको बताइए। आप कहते हैं मुसलमान घुसपैठी या गरीब। बांग्लादेश कहाँ है? पाकिस्तान कहाँ है? झारखंड के कोई भी सटा हुआ बॉर्डर है जहां से घुसपैठ हो सकता है? नहीं है। मैं बहुत क्लियर आपसे पूछ रहा हूं, नहीं हो सकता। चलिए भी बात करते। नरेंद्र मोदी जी, पहली बार आपने बाबूलाल मरांडी को अडवाणी ने मुख्यमंत्री बनाया। इस झारखंड को बनाया किसने? इस झारखंड के बनाने में शिबू सोरेन जी, यहाँ के आदिवासी और झारखंड के लोगों की कुर्बानी, जितने लाश गिरे, और उसके बाद शिबू सोरेन और हम तिहाड़ जेल में बंद हो गए। तिहाड़ जेल हम दोनों, शिबू सोरेन जी कितना उनको यातनाएं दी, कितना रोते थे रात रात भर, मुझे पता है उस पर कितने जुल्म किए गए। आखिर में शिबू सोरेन जी और लालू यादव जी ने मिलकर झारखंड
का निर्णय लिया तो बीजेपी वाले ने झारखंड का निर्णय नहीं लिया। अटल जी उस वक्त सरकार में, लालू यादव जी और शिबू सोरेन जी ने समझौता किया और बिहार झारखंड को दोनों माँ और मौसी, एक तरफ माँ दूसरा तरफ माँ और मासी। मासी का मतलब माँ जैसी, समझ रहे ना बात को। ये दो लीडर, अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो सबसे पहले 23% फैक्ट्री बंद हो गई और पहली फैक्ट्री बंद हुई पीछे अटल जी के इलाके जब झारखंड बना। बाबूलाल मरांडी सीएम बने, हम उनको गलत सीएम नहीं कहते हैं और हम उनको बुरा नहीं कहते हैं। बुरा किसने कहा? बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के लोगों ने उनको कहा ये चोरी किया है, ये गलत आदमी, और उसको पार्टी से निकाल दिया। और बीजेपी सबसे पहले आदिवासी ने बाबूलाल मरांडी को बर्बाद, मरांडी समाज को आदिवासी से बर्बाद किया। तब आए मुंडा जब यहाँ से पैसा पहुंचाने में दिक्कत हो गई, उन्होंने कहा कि मेरे औकात की बस की चीज में इतना पैसा मैं नहीं पहुंचा सकता हूँ। तब मुंडा को इसने बर्बाद किया। फिर आदिवासी नहीं, एक को मुंडा को बर्बाद करके इसने घर बैठा दिया और दिल्ली बुला लिया। तब आप याद कीजिए, आज इसके पास 5 सीएम। एक सीएम कांग्रेस ने बनाया, मधुपुरा। कांग्रेस ने कब बनाया सीएम? कांग्रेस ने तब बनाया था जब मधुपुरा इंडिपेंडेंट करने लगा, तब तक उस पर चोरी का कोई आरोप नहीं था। जब वो सीएम बने और उन पर कई आरोप लगे, यही बीजेपी वाले ने लगाए, तो कोरा को बीजेपी वाले जबरदस्ती ईडी सीबीआई करते जेल में छोड़ा। तो पहले समाप्त किया मरांडी, तब समाप्त किया मुंडा और तब समाप्त किया कोरा। 3 आदिवासी का समझते थे और इसको जेल में मत कर दिया। ठीक, अब आइए चंपश पर। हेमंत भाई ने हमारे छोटे भाई के तरह, हम दोनों खून हैं। हेमंत भाई ने अपनी पत्नी को सीएम नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, शिबू सोरेन के वर्कर को सीएम बनाया। बीजेपी वाले ने उनके पीठ में खंजर होकर आया, बोला तुम मेरे साथ आओ, पैसे देके खरीदे, पहले उसको चोर कहा और फिर अपने साथ ले गए। अब आइए भरका चोर का नाम है। भरका चोर का नाम जानते हैं हम लोग? नहीं जानते? लोग से बोलिए रघुवर दास। ठीक है, रघुवर दास 85% पैसा रंगा बिल्ला को पहुंचाने। देखिए 4 गिद्ध है, गिद्ध समझते हैं, नटवर लाल समझते हैं, सुख बाजा तो बाजा, चलियों बाजा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। एक तो बेटा पेशाब कर रहा था, बोला रे तू खड़े पेशाब करता है, बाप संस्कार नहीं दिया, उसको कमरे में भी नहीं गया, देखता है बाप सबसे समझिए मेरी बात को। अब मैं ये 5 मुख्यमंत्री को से 4 आदिवासी मुख्यमंत्री को इसमें जमीन पर बैठाया, ये मारना कैसे जानता है इसको समझिए। और रघुवर दास जो पैसा पहुंचाया उसको गवर्नर दे। अब गवर्नर क्यों बनाया उड़ीसा का? इसलिए बनाया कि वहां डेली मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया है, पैसा पहुंचाने का काम रघुवर दास कर सकते हैं, इसलिए तुम वहां बैठो और सारा उड़ीसा का काम पहुंचा। एकदम सुनिए गौर से, खाली से कोई फायदा नहीं। आप अपने दिल में बैठा रहे, मैं आपको एक पॉइंट बता देगा। ठीक, अब आइए मैं आपको आता हूं 5 मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन। पहले हम हेमंता बिस्वा के बारे में कुछ आपको बताएं, तब नरेंद्र मोदी के बारे में बताएं। देखिए ये आदमी गिरगिट से भी जल्दी रंग रहता है। इससे हम 4 बार जाके आसाम में रह चुके हैं, करके बिहारी वो जला रहा था और यूपी के लोगों को मेरी माँ बहन के साथ बलात्कार हुआ था। ऐसे वाला पप्पू अल्लाह को नहीं ढूंढ रहे। हम मणिपुर से लड़के हुए किए थे, मणिपुर में सबसे ज्यादा जुर्म किया, फिर हम आसाम पहुंचे। इससे हम 4 बार लड़े हैं। इसकी कहानी सिर्फ सुनिए। इसकी कहानी आप यही है कि कितना बड़ा डरपोक और कमजोर अपने को गुंडा कहता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, बहादुर आदमी ना कभी दूसरों
की जिंदगी नहीं छूटा। इन्होंने कांग्रेस के नेता को मरवाया, सबसे पहले मिर्जा दी उन्होंने दी, और उसके बेटे को जबरदस्ती आज तक गिरा करके 91 इसके घर में 90 में 92 93 में लगभग 1000 का जखीरा मिला उल्फा का। और ये उल्फा को हर महीना उस वक्त 10 लाख रुपया जब ये कांग्रेस में था, तब ये जाके नरेंद्र मोदी के जिला में कहा कि पाक में मुसलमानों का खून है, और जब ये गलत बयानबाजी शुरू किया तो कांग्रेस इसे दरकिनार किया, तब ये बीजेपी में चले गए। अब आप जानिए ये यहाँ पे आके कहता है कि भैया हमको भगाना है, हम आए हैं भगाने के लिए सबसे ज्यादा घुसपैठी को। हेमंता जी 5 सीएम और 56 इंच का प्रधानमंत्री 11 साल से, तो 5 सीएम 24 साल 23 साल और 11 साल से 56 इंच का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5 1 6 और 7वां आगे गुंडा आपको ये 7 आदमी मिलके एक तो घुसपैठी आप 24 साल में नहीं निकाल पा, तो चुल्लू भर पानी में घुटे मत करेंगे। और ये 56 सीना वाला जब इतना दिनों से आपका मुख्यमंत्री और 20 साल से आप आ रहे हैं और कह रहे हैं कि लूटा है, तो जब आप इसके पहले 5 साल रघुवर दास सीएम थे तो लूटा था तो हेमंत को जेल देंगे। जब इसने 5 साल रघुवर थे और सही मायने में कोई मुसलमान या कोई गलत आदमी यहाँ प्रवेश किया हुआ था, तो आप एक आदमी का नाम चिन्हित करके इसको जेल भेजेंगे। तो आपको 20 साल में एक भी मुसलमान नहीं मिला, एक भी दलित नहीं मिला, एक भी आदिवासी नहीं मिला। और हेमंत सोरेन पर 5 साल रघुवर दास सरकार में एक आपने आरोप नहीं निकाला। अब मेरी सरकार है, अब गया इसका मामला। हेमंत बिस्वा क्या करता है जानिए। हेमंत बिस्वा 5 स्मगलिंग करता है, 5। सबसे ये कहता है कि जानवर की तस्करी सबसे ज्यादा है। हेमंत बिस्वा जी जानवर की तस्करी सबसे ज्यादा कहां से होती है? आसाम से। और आसाम में हर दिन जानवर की तस्करी का 24 करोड़ रुपया तुम्हारा हजारे का मंत्री वसूलता है। सुपारी का सबसे ज्यादा तस्करी कहां होता है? मैं नाम बिना कह जाता, और इनकी बीवी के नाम से 12 अकाउंट 12 मेरे पास है। चैलेंज है हेमंत बिस्वा को कि पप्पू यादव को हम यदि मुख्यमंत्री यहाँ होते या अगल बगल में, इसको हम आसाम में उठा के बंद कर दिए, जो इधर देखते नहीं करता। आप इसका दिक्कत हो, ये बेबी सुबह जाता है आसाम में तस्करी का पैसा 24 करोड़ उठा के लेके आता है, और सीएम के नाम पर उसको फ्री दे दिया है, तो बोलता नहीं। हमने हेमंत जी से बोला कि हेमंत भाई इसका एयरपोर्ट छोड़िए, बाहर उसको चेक करें, इसकी गुंडाई छोड़ा है। देखिए ये खोखला है, इसकी कहानी जानिए। सुपारी का व्यापार यही करता है, जानवर की स्मगलिंग यही करता है। आप गौर से सुन लीजिए, गलत कोयला की स्मगलिंग यही करता है। एक दवाई है जिसका नाम नहीं कोई मालूम है, अच्छा नहीं लगेगा, उस दवाई की स्मगलिंग नेपाल से यही करता है। 5 स्मगलिंग, और हर दिन मिनिमम 1 से 150 करोड़ रुपया। अब दूसरी बात आई, लगभग 84 ऐसे व्यापारी हैं जिसका इसने अपने बीवी के अलग अलग बना करके नया नया ज्यादा करते हैं। जो हम लोग अभी बना लेते हैं, हॉल बना लेते हैं, कंपनी बना लेते हैं, कंपनी बना करके ये क्या केस में अपने बीवी के नाम से 84 आदमी का नाम है मेरे पास, जिसका दिया। हमको रोक करके परसों रात को लोगों ने कहा सब मरवा दिया, बिजनेस में कहा भैया मैं पैर पकड़ता हूँ, मेरा नाम आप नहीं कीजिएगा, मरवा देगा। बोला 300 करोड़ के मालिक थे, हम 50,000 रुपया के कर्ज गए, हमारे बच्चे को मैं पकड़ा नहीं देता था। मेरा इन्होंने जबरदस्ती अपने बीवी के अकाउंट अथी से फॉल के नाम से मेरा चाय बगान लिखा दिया। 84 चाय बगान इसने लिखा, 84 तस्करी रही, मर्डर रही, उल्फा को पैसा पहुंच जाता है। आप सुन लीजिए, और यहाँ आकर के ये बात करता है हेमंत जी,
मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बुरा नहीं मानना है उनका भी, आपको बड़ा भला करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपसे मैं पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो 54% फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री का नाम बता देता हूँ, खदान का नाम बता देता हूँ, माइंस का नाम बता देता हूँ। जमशेदपुर से मैं शुरू करता हूँ। 153 फैक्ट्री जमशेदपुर की छोटी बड़ी गठन हो गई। 1 लाख मजदूर का अभी तक केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया है झारखंड का। 1 लाख। नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो अंतिम फैक्ट्री लगी थी जिंदल के द्वारा स्टील प्लांट। मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो अंतिम एजुकेशन हब खुला था सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची में 2009 में। 14 के बाद पत्रकार जी से मैं पूछना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप 20 साल यहाँ सीएम रहे, आप किसी एक फैक्ट्री और माइंस का नाम बताओ जो आपने नया खोला, कोई फैक्ट्री आया है। नरेंद्र मोदी जी आप 246 गुजराती व्यापारी को आप लाए, रोमता जैसा व्यापारी जो मेरे मित्र थे हरियाणा का सबसे बड़ा व्यापारी, और हम दोनों साथ रहते थे। हमारे मामा वहां सीएम हुआ करते थे सरल भारतीय। रोमता जैसा व्यापारी, मिडिल क्लास का व्यापारी को आपने बर्बाद कर दिया और गुजरात के सारे व्यापारी को लाखों की माइंस पर आपने बैठा दिया। चौथी चीज, आपने लोहा और स्टील 76% लोहा और 80% स्टील लगभग आप चुपचाप चोरी करके यहाँ से ले जाते हैं, वो किसी को पता नहीं। और ये लोहा आप ट्रेन से कहाँ उतार लेते हैं और इसका कोई वैलिडिटी हमको नहीं मिलती। 1,36,000 करोड़ पैसा हेमंत भाई का ये रखा हुआ है जो जनता का पैसा है, ये नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नहीं दिया। सरना कोर्ट जब हेमंत भाई ने आदिवासी के लिए बिल पास किया तो इसमें सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी ने कहा कि सवाल नहीं उठता है और अमित शाह जी ने उस बिल को बंद कर दिया। हमको नरेंद्र मोदी जी आप हमको एक बात बताइए, आपने बर्बाद किया क्या होगा? अब मैं आपको बताता हूँ, मुसलमान भाई ये आपको कुछ नहीं चाहिए, ये आपको डराएगा। गल्फ कंट्री से इसको ऊर्जा चाहिए, गल्फ कंट्री से इसको तेल चाहिए, और दुनिया की पॉलिसी में कोई मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई व्यापार और देश के हित में नहीं है। मैं आप इसको समझ लीजिए, ये आपसे नफरत करवाता है और ये चोट करता है जादव पर, शाह पर, चौधरी पर, तलवार पर, बनिया पर, दुनिया पर, पासवान पर, राम पर, आदिवासी पर। पूछिए कैसे? आते ही इन्होंने नौकरी बंद कर दी। एक भी वैकेंसी बैंकिंग का आज तक निकला है बताइए ना? यहाँ पढ़े लिखे लड़के हैं, बैंक की वैकेंसी बताओ निकला है? नहीं निकला। इसको कितना दिन हो गया? 11 साल हो गया ना। अच्छा, बैंक की वैकेंसी में खाली बैकवर्ड को नहीं, फॉरवर्ड के लड़के को भी नौकरी मिलती, तो इन्होंने यूथ को बर्बाद किया। अब आए रेलवे की एक भी वैकेंसी निकली है? अरे बोलिए ना जोर से। इसकी लड़ाई मुसलमान से नहीं है, इसकी लड़ाई जादव के बच्चों से है, इसकी लड़ाई कुशवाहा के बच्चों से है, इसकी लड़ाई आसमान के बच्चों से है, इसकी लड़ाई तेली के बच्चों से है, इसकी लड़ाई कुर्मी के बच्चों से है, इसकी लड़ाई हर नौजवानों से है। ये 2 करोड़ की नौकरी की बात करके मैं चैलेंज करता हूं इस मंच से, हिम्मत है तो वो जवाब दे दे 20,000 नौकरी 11 साल में, तो आप बर्बाद हो गए। आइए अगली भी उसमें आप बर्बाद हो गए। अब आइए आरक्षण, इसने क्या किया? आपके आरक्षण को डायरेक्ट खत्म नहीं किया, इसने सरकारी नौकरी खत्म करके नौकरी को डायवर्ट कर दिया प्राइवेट। अब प्राइवेट में एक भी आदिवासी, पासवान, राम, चनार, भूया, मुसरा, जागरा, कोयली, कुर्मी, नुया, चंद्रसी, बनिया, कहार, कुम्हार, भगवती, निशान, अलाद, केवल का बच्चा नौकरी में नहीं जाएगा। तो अब आप हमको बताइए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जोर से मैं पूछ रहा हूं, आपके बच्चों के भविष्य का दुश्मन कौन है? आपकी बेटी के भविष्य का दुश्मन कौन है? ST SC के जिंदगी का दुश्मन कौन है?
क्योंकि वो आपकी सब कुछ छीन लिया, आपका खदान छीन लिया। मैं जब हेलीकॉप्टर से आता हूं तो 98% घर सिर्फ भीत और खपरा का देखता है, और जो सर्वे आया है उसमें ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी 84% परिवार के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है। तो आपको जमीन नहीं, आपको रोजगार नहीं, आपको बैंक से पैसा नहीं, आपकी नौकरी नहीं, तो क्या हिंदू मुसलमान से जिंदा रहेंगे? सीधा बात है, ना नौकरी ना जमीन। एक भाई पर 1 बीघा में पर के पिता इनकम 6000, हर जादव हर बंदर धानु दुनिया के जेब में 6000 रुपया मिला, 6000 रुपया। तो जमीन भी नहीं, 6000 रुपया महीना भी नहीं, अरबा चावल भी नहीं, और एक झट्टी नहीं। छोड़ दीजिए कालाधाम, स्टार्टअप, स्कीम, स्टैंड अप, आयुष्मान, जनधन, जीएसटी, 500 रुपया जीएसटी एक कपड़े पर। एक भी व्यापारी को बच्चे नहीं दिया इस व्यक्ति ने। एक वही आ रहा, वहां आऊंगा, सब आएंगे हम, आप चिंता मत करिए। अभी इन दोनों पापी का कुकर्म जान लीजिए। सर आपका पहले कुकर्म जान लीजिए। पहले एक तो गुंडा आया है, सांप की तरह घूमता है,